हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल। मैं हूं शुभम और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, आज हम देखेंगे उसके कंप्लीट एक एक जो पॉइंट हैं उसके हम कंप्लीट को क्या डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। यहाँ पे उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, तो बेसिक मैं आपको तुरंत रिकॉल करा देता हूँ। उसके बाद आपको तुरंत मैं सीधे लेके चलता हूँ उनके डेफिनेशंस को, और आज हम उनके डेफिनेशंस को क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं। जो बेयर एक्ट में हमारा जो सबका मैंने बताया था कि ऑफर जो हमारा है ये 2A में दिया गया है, इन जैसे सारी चीज़ों को मैंने बताया था, उनको मैं क्या करने वाला हूँ आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। मैंने आपको दो चार्ट यहाँ पे बताया था, एक क्या बताया था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट से कैसे नीचे की तरफ आते हैं, और दूसरा मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। तो पहला जो दूसरा तरीका हमारा था वो थोड़ा इजी है, तो आप उसको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, और फिर हम उसके बाद उसके एक एक टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे यहाँ पे बेयर एक्ट से। तो उसमें हम देखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है, तो ऑफर चाहिए होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, और ये दोनों मिलके फॉर्म क्या करते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके फॉर्म करते हैं हमारा क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है हमारा, नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, लोड नहीं लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सुनते रहिए। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जो सेक्शन 10 में हमारा दिया गया है, अगर उन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर इन सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और ये जो अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब लॉ के द्वारा हम उसको लागू करा सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सोशल एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि जैसे हम अपने मम्मी से जो एग्रीमेंट हो रहा है कि मैंने एग्जांपल दिया था खिचड़ी वाला कि पिज्ज़ा बनाने के नाम पे खिचड़ी मिल गया, तो एक सोशल एग्रीमेंट है। चाय पिलाने को बोले नहीं पिलाए, सोशल एग्रीमेंट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैसा लेके कोई सामान, डस्टर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, डस्टर का पैसा ले लिया, आपको डस्टर नहीं दिया, तो वहां पे सोशल एग्रीमेंट नहीं है, वहां पे आप इन्फोर्स करा सकते हैं। तो वो मैंने डिस्कस किया था आपसे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑफर के बारे में, ऑफर क्या क्या दिया गया है। मैं आपको डेफिनेशन उसके यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिकोड करने वाला हूँ कि बेयर एक्ट में क्या दिया गया है और उसका मतलब क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है सेक्शन 2A में दिया गया ऑफर का डेफिनेशन। तो देखते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक इंसान दूसरे इंसान से सिग्निफाइज मतलब होता है कम्युनिकेट, मतलब बात करना, कम्युनिकेट मतलब बात करता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा के बारे में, इच्छा। क्या पहली लाइन का मतलब, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है अपनी इच्छा के बारे में, टू डू और अब्सटेन, टू डू मतलब कि करने या ना करने के लिए, अब्सटेन मतलब रोकने के लिए, किसी काम को करने या रोकने के लिए वो अपनी इच्छा जाहिर करता है। ठीक है, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी भी चीज को करने के लिए अपनी इच्छा को, किसी चीज को करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करता है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, और इच्छा जाहिर करता है और उससे एसेंट मतलब रजामंदी चाहता है, मतलब उससे हाँ या ना के बारे में पूछना चाहता है। एसेंट मतलब क्या हो गया हमारा, रजामंदी, रजामंदी ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, या तो करने, एक्ट मतलब करने के लिए, या तो ना करने के लिए, ही इज मेक अ प्रपोजल, वो क्या करता है, प्रपोजल देता है। एक चीज और याद रखिएगा कि ऑफर और प्रपोजल एक ही होता है, ऑफर या फिर प्रपोजल एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और प्रॉमिसर क्या होता है, जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसर।
प्रोमिसर कहते हैं। और जो जिससे करता है, मतलब जो कर रहा है वो प्रोमिसर है, जिससे कर रहा है वो, जो यहाँ पे नहीं था अनदर हिज विलिंगनेस, तो जो दूसरे इंसान से करता है वो क्या हो जाएगा, प्रोमिसर, प्रोमिसी हो जाएगा। ठीक है, प्रोमिसर जो ऑफर या एक्सेप्ट, ऑफर या प्रपोजल देता है, प्रोमिसी जिसको देता है, जो देता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, हिंदी में समझ में आएगा, जो देता है ऑफर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको देता है ऑफर, जिसको देता है ऑफर। ऑफर क्या हो गया, किसी काम को करने या ना करने के लिए ऑफर देता है, उसकी रजामंदी चाहता है कि आप किसी काम को करें या ना करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर। फिर से एक बार हम देख लेते हैं इसको। When one person signifies to another, जब कोई इंसान अब एक दूसरे इंसान से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, his willingness, उसकी इच्छा के लिए, किसी काम को करने या ना करने के लिए उसकी रजामंदी चाहता है, एसेंट मतलब ऑब्टेन द एसेंट मतलब रजामंदी चाहता है, ऑफ दैट टू अदर सच एक्ट, और ऐसे काम को करने या ना करने के लिए, किसी काम को करने या ना करने के लिए उसकी रजामंदी चाहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। मतलब अपनी इच्छा जाहिर करता है। एक समझ सकते हैं मोटा मोटी, अगर मैं इन सबको फिर से अगर हिंदी में बताऊं तो क्या इसका मतलब निकल रहा है कि एक इंसान अपनी इच्छा को जाहिर करता है सामने वाले इंसान से किसी काम को करने या ना करने के लिए, और वो डिपेंड करता है आदमी पे कि वो करे या ना करे, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी अगर ऑफर की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा को जाहिर करता है किसी काम को करने या ना करने के लिए। ऑफर का मतलब यही होता है। अब हम सेकंड इसमें इंग्रेडिएंट जो था एक्सेप्टेंस, उसको देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं जो सेकंड इंग्रेडिएंट था हमारा एक्सेप्टेंस के बारे में, क्या कहता है इसमें। एक्सेप्टेंस में क्या कहता है, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब जब हम किसी सामने वाले इंसान को कोई प्रपोजल देते हैं, सिग्निफाइज हिज एसेंट, अगर वो स्वीकार कर लेता है, देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अगर वो स्वीकार कर लेता है उस चीज को। जैसे क्या होता है ऑफर में, क्या मैंने बताया कि अपनी इच्छा को जाहिर करना किसी काम को करने या ना करने के लिए, तो एक्सेप्टेंस में वो है कि अगर वो अपनी इच्छा जाहिर कर देता है उस काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑटो वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मान लीजिए बीएचयू गेट पे लगा के, और वो कह रहा है या फिर कैंट से बोल रहा है कि बीएचयू बीएचयू बोल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है। वो हर इंसान से पूछता है, जब अब जाहिर सी बात है हर इंसान से पूछता है तो सारे इंसान तो बीएचयू जाएंगे नहीं, जिसको जाना होगा वही जाएगा। लेकिन ऑटो वाला क्या करता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है वहां पे कि बीएचयू बीएचयू बोल के वो क्या करता है, अपनी इच्छा को जाहिर करता है। अब जिसको अगर जाना होगा वो क्या करेगा, उसके ऑटो में बैठ जाएगा, तो उसका बैठना क्या हो गया, वहां पे एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि उसने बीएचयू के लिए क्या किया, ऑफर दिया, और आपने अगर उसके ऑटो में बैठ गए तो आप क्या किए, उसको एक्सेप्टेंस दे दिए वहां पे। ठीक है, तो यहां पे एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं क्या होता है एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, thereto the proposal is said to be accepted, अगर हम जिस काम के लिए उसको ऑफर किए हैं, किसी काम को करने या ना करने के लिए हमने क्या किया है, उसको पूछा है, और वो किसी काम को कर देता है या नहीं करता है, अगर मान ले मैंने किसी काम को करने के लिए बोला, वो कर दिया, तो भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मैंने किसी काम को नहीं करने के लिए बोला और उसने नहीं किया, तो भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्टेंस आपको समझ में आया, ऑफर भी समझ में आया, आई होप। अब इसके बाद क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनाते हैं, प्रॉमिस। सो अब हम चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या प्रॉमिस क्या होता है। सो जो थर्ड वन हमारा है वो है प्रॉमिस। प्रॉमिस को हम देख लेते हैं क्या हुआ है। तो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। प्रपोजल क्या होता है, ऑफर, मैं बार बार कह रहा हूं आप इसको लिख लेना, ऑफर प्रपोजल एक ही होता है। जो भी ऑफर देता है या प्रपोजल देता है वो क्या होता है, प्रॉमिसर होता है, और जिसको देता है वो सामने वाला इंसान क्या होता है, प्रॉमिसी होता है। या फिर जो ऑफर देता है वो ऑफरर भी कहा जाता है। ऑफर देखो एक बार आप लिख लो, ऑफरर, ऑफरर, प्रपोजर,
ये सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और प्रॉमिसर, प्रॉमिसर ये सब क्या है, एक ही है, ठीक है। और एक ही है ये सारे। अब हम देखते हैं प्रॉमिस में क्या बोला है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। मतलब कोई ऑफर दिया, जैसे मान लीजिए ऑटो वाले ने ऑफर दिया कि कैंट से क्या बोला, वो बीएचयू जाने के लिए बोल रहा है। हम क्या किए, कोई मान लीजिए हमें जाना है, तो हमने क्या किया, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैं अगर उसको हाँ ना नहीं बोलूं, मैं अगर जाके उसके ऑटो में ही बैठ गया, तो मेरा एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है। कहाँ के लिए दे रहा है, बीएचयू के लिए दे रहा है। और हम अगर जाके उसमें बैठ गए, तो मेरा बैठ जाना उसके ऑटो में एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मैं बोलूं ना बोलूं कि मुझे जाना है नहीं जाना है, अगर वो बोल रहा है कि बीएचयू बोल रहा है, ठीक है, मैं जाके क्या कर रहा हूं, उसकी ऑटो में बैठ गया, तो मेरा बैठने का मतलब ही हो गया कि मैंने उसको क्या किया है, एक्सेप्टेंस दे दिया है कि हाँ मुझे बीएचयू, उसके ऑफर को मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब भी मैं उसके ऑफर को या फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता हूं और मैं अपनी रजामंदी दे देता हूं करने या ना करने के लिए, से मैंने ऑटो में बैठ गया, तो मैंने अपना क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया, उसके ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया। तो जब मैं उसके प्रपोजल या फिर ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया, और तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस बन गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट था क्या था, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन को हम देख लेते हैं क्या होता है। सो फोर्थ वन हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, हमारा कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है मैं आपको पढ़ देता हूँ, थोड़ा लंबा दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। व्हेन एट अ डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, डिजायर मतलब इच्छा आपके प्रोमिसर की, क्या सेक्शन अगर 2D आप देखोगे, सेक्शन क्या है यहाँ पे, सेक्शन 2D है, सेक्शन 2D आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको रीडिंग करके एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका और भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको करने वाला हूँ। तो बेयर एक्ट में क्या लिखा है, व्हेन एट अ डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर के क्या, डिजायर पे, इच्छा पे, द प्रोमिसी, प्रोमिसी मैंने आपको क्या बताया, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। और एनी अदर पर्सन हैड डन और अब्सटेन फॉर डूइंग, किसी काम को करना या रोकता है, और डज अब्सटेन फॉर डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और अब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। देखिए इसमें बेसिक क्या चीजें बताया गया है कि एक लीगल टर्म, मैंने लीगल मैगजिम्स के बारे में बताया था। तो कंसिडरेशन का मतलब आप समझ सकते हो प्रतिफल, क्या आप समझ सकते हो, प्रतिफल, प्रतिफल। एक इसका और लीगल मतलब क्या होता है कि क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है इसका मतलब, समथिंग इन रिटर्न। उसी ऑटो वाले के एग्जांपल से हम समझ लेते हैं क्या होता है कि ऑटो वाले ने क्या दिया, ऑफर दिया, कहां जाने के लिए, बीएचयू जाने के लिए। हमने क्या किया, बैठ गया, तो हमने क्या दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। एक्सेप्टेंस दे दिया, तो जैसे ही मैंने ऑटो में उसके बैठ गया, क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनाएगा, एक प्रॉमिस बनाएगा। अब प्रॉमिस हो गया, तो प्रॉमिस के बाद क्या आता है, कंसिडरेशन आता है। तो कंसिडरेशन क्या हुआ कि हमारे लिए कंसिडरेशन क्या है कि वो हमें क्या करेगा, वहां पे पहुंचाएगा, हमें बीएचयू ले आके पहुंचाएगा। उसके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ कि वो हमसे उसके बदले पैसा लेगा। एक दूसरे के लिए क्या हो गया, कंसिडरेशन होगा, प्रतिफल हो गया। हम उसको क्या दे रहे हैं, हम क्विड प्रो क्यो का मतलब समथिंग इन रिटर्न, हम बदले में उसको क्या दे रहे हैं, यही होता है कंसिडरेशन। अगर वो हमें बीएचयू पहुंचा रहा है, हम उसको बदले में पैसा दे रहे हैं, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। मैंने डस्टर का एग्जांपल बताया था, मैं आपको डस्टर दे रहा हूं, आप हमको क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। प्रतिफल, एक दूसरे के लिए हम क्या कर रहे हैं, यही क्या होता है हमारा कंसिडरेशन। बदले में हमें क्या मिलेगा, किसी भी चीज के बदले में हमें क्या मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो नेक्स्ट वन है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमारा सेक्शन 2E में दिया गया है। क्या दिया गया डेफिनेशन, हम देखते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस मतलब हो गया कि किसी एक चीज के काम को करने के लिए। सेट ऑफ प्रोमिस मतलब 3-4, सेट मतलब समझते हो ना, जोड़ा, या फिर 2-3-4-5 कामों के लिए कोई अगर प्रॉमिस हो रहा है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन मतलब फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब वही हुआ कि प्रतिफल क्या मिलेगा। अगर हम एक किसी इंसान के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो बदले में हमें क्या करेगा या क्या
देगा, वही हमारा क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया, प्रतिफल हो गया, ईच अदर। अगर ऐसा हो रहा है हम किसी चीज के लिए कोई काम कर रहे हैं और वो हमें बदले में कुछ दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर से आप पढ़ लीजिए सेक्शन 2E में क्या दिया गया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब प्रतिफल अगर मिल रहा है, हमें कुछ बदले में मिल रहा है और हम भी बदले में कुछ दे रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है कहीं पे, तो वो एक एग्रीमेंट का फॉर्म करेगा। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सबिलिटी, जो कि हमारा सेक्शन 10 में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 10 में लीगल इन्फोर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो बीच में एक वर्ड जोड़ा गया है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है। तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है। शुभ, हम देख लेते हैं सेक्शन 10 हमारा जो दिया गया है कि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में, उसमें बोला गया सेक्शन 10 अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया गया कि व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की ही बात करता है इसमें कि वो कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। तो देख लेते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जो सभी क्या है, एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, संविदा बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को करार बोलते हैं। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई, सभी एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो बनाए गए हैं कैसे, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी मतलब, फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि उस पर किसी तरह का दबाव ना हो, उसका इच्छा हो, मतलब उसको किसी, उसके इच्छा पे किसी का प्रभाव ना हो, वो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। जैसे एक एग्जांपल मान लो फ्री कंसेंट कैसे हो गया, जैसे ऑटो वाला है, ऑटो वाले ने क्या किया, बोल रहा है बीएचयू जाने के लिए, अगर हम जाके अपने से बैठ गए तो ये क्या हो गया, हमारा फ्री कंसेंट माना जाएगा, हम अपनी इच्छा से जाके बैठे। वहीं ऑटो वाला क्या कर रहा है, कुछ नहीं बोला, आपको पकड़ के सीधे जबरदस्ती उसमें अपने ऑटो में बिठा दे रहा है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो जबरदस्ती बिठाया गया, तो उसको फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या इसमें दिया गया है, कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। इन सारे टर्म्स को भी मैं आगे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। फ्री कंसेंट समझ में आया कि मतलब अपनी इच्छा वो कर रहा है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्या था हमारा, कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब योग्य होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कि संविदा करने के लिए क्या होना चाहिए, योग्य। योग्य क्या मतलब क्या हो गया कि पागल नहीं होना चाहिए, और उस पर पागल ना हो, और एक तरीके से कह सकते हैं कि कम एज का ना हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो, मेजर होना चाहिए, माइनर एज का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या है हमारा, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ मैं इलीगल चीज़ अगर मैं दे रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अनलॉफुल हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी वही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो, या एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लिक्योर का मैंने बताया था आपको कि अल्कोहल बिहार में क्या है, बंद है, अगर हम उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं आपको इतनी बोतल सप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत है, लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नॉट आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय शून्य। वॉइड मतलब होता है शून्य, मतलब शून्य, शून्य, ठीक है, बाय एनी लॉ, और वो किसी दूसरे लॉ के द्वारा क्या किया गया हो, उसको शून्य नहीं करार दिया गया हो। जैसे मान लीजिए कि बिहार में, जैसे मान लीजिए, या फिर कहीं और का एग्जांपल ले लेता हूं कि कोई ट्रेड एंड मान लीजिए मार्कर बेचना क्या है, अलाउ ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप बेच रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये एग्रीमेंट ही शून्य माना जाएगा, ये एग्रीमेंट ही नहीं हो पाएगा, ये। सो सेक्शन 10 हमने देख लिया कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, सभी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कब होंगे, इफ दे आर मेड बाई, कब होंगे, जब वो फ्री कंसेंट हो, मतलब अपनी इच्छा से वो काम किया गया हो, जबरदस्ती ना कराया गया हो। कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो। अब कौन इंसान योग्य होगा, तो जो 18 साल से ऊपर होगा, जो पागल नहीं होगा, जो चीज़ों को समझ सकता है, वो क्या हो जाएगा, कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होगा। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए,
अब ऐसा नहीं कंसिडरेशन में ये बोले कि आप हमको कैंट छोड़ दीजिए, हम उसको 2 थप्पड़ मार देंगे, तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, मतलब पैसा हम दे रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ जो लॉफुल हो वही क्या हो जाएगा हमारा लॉफुल कंसिडरेशन हो गया। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, इलीगल चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाई एनी लॉ, और वो लॉ जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें ऑयल मंगाना है, मान लीजिए अब किसी देश में लिखा गया है कि इस देश से आप हमारे यहाँ से ट्रेड कॉमर्स नहीं होता है, और अगर आप वहाँ से कोई भी सामान मंगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ऑयल मंगाना है आपको, उस कंट्री से हमारा क्या गया है, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि वहाँ से हम तेल नहीं ले सकते, या फिर कोई भी इंडियन का सिटीजन वहाँ से तेल नहीं ले सकता है। और अगर आप क्या कर रहे हो, वहीं से तेल मंगा रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे वो वाइड मान लिया जाएगा, वो उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसको शून्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो एक हमारा लास्ट बचा जो हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में दिया गया है, सेक्शन 2H में दिया गया है। क्या दिया गया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल by law is an contract। अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें फॉलो करेगा तो वो जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और एक चीज मैंने और बताया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर सारे मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे एग्रीमेंट होंगे ही होंगे, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये जरूरी नहीं है। सारे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या फिर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, सेक्शन 10 की सारी शर्तों को पूरा करना चाहिए। सारी शर्तों को पूरा करेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो पॉइंट्स है, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एक एक करके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छे नोट्स बनाओ आप, और सारी चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।